श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हमारे पंडित महादेव प्रसाद पाठक की स्मृति में महादेव प्रसाद पाठक स्मृति जन सेवा न्यास सागर द्वारा महात्मा गांधी की सर्वकालिक प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान डॉक्टर आशीष द्विवेदी द्वारा दिया गया। आशीष द्विवेदी द्वारा महात्मा गांधी की विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। महात्मा गांधी की प्रासंगिकता सर्वकालिक रही है और आगे भी रहेगी। उनका अहिंसा का जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की जो बात की, अहिंसा के दम पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, इसमें ये निर्विवाद सत्य है। इसकी अध्यक्ष मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय शैलन जैन रहे। अध्यक्षता डॉक्टर संतोष सहगोरा ने की। गांधी जीवन सम्मान श्री नरेंद्र राजौरिया को दिया गया और गौरव सम्मान श्री संतोष रोहित एवं एक और सज्जन को साथ में दिया गया। थोड़ा सा पीछे हट के बात करता हूँ मैं। पंडित महादेव प्रसाद पाठक, जो महादेव प्रसाद पाठक लंबे समय तक जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल निर्विवाद रूप से रहा है। ये अत्यंत सरल, सहज और मृदुभाषी थे। इनके द्वारा इनको कानून का ज्ञान था और कानून के प्रणेता माने जाते थे। और यदि महादेव प्रसाद पाठक ने कोई बात कही है या रखी है तो वो इतनी तर्क संगत हुआ करती थी कि उसको कोई भी काटता नहीं था और सभी लोग उसको एक मत से स्वीकार किया करते थे। मुझे अवसर मिला है, जब वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे तो मैं कई बार बैठक में रहा हूँ और मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है और मैंने महसूस किया है कि यदि कोई बात पंडित महादेव प्रसाद पाठक जी ने कही है तो उसका कोई विरोध नहीं करता था। और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, बिल्कुल सहज सरल, और भ्रष्टाचार का तो कहीं उनका कोई छू भी नहीं सकता था। पैसे का कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी तरह का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का हित उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया है। ये अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय है और जितना सरल सादगी पूर्ण जीवन उन्होंने जिया है वो विरले ही लोग जी पाते हैं। और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कार्यशैली अनुकरणीय है। आज के जो नेता हैं उनको बहुत कुछ पंडित महादेव प्रसाद पाठक जी से सीखने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा पंडित महादेव प्रसाद पाठक जी की भूमिका सार्वकालिक रूप से है और वो उनकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है, क्योंकि वो बहुत आदर्श जीवन उन्होंने जिया है और उनके कृत्य आधार जो है सभी आदर्श रहे हैं। मैंने उनको देखा है, उन्होंने शासकीय वाहनों का उपयोग कम से कम किया है और हमेशा वो अपना पैदल ही जाते थे। कभी भी उन्होंने किसी चीज़ शासन के किसी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। ऐसे लोग समाज में बिरले ही मिलते हैं और उनकी स्मृति में उनके जो न्यास ने जो कृत्य किए, जो आज व्याख्यान किया है, वो बहुत वो सभी लोग जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है वो सभी साधुवाद उनको मैं ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए मैं आपको ले चलता हूँ सरस्वती वाचनालय में, जहाँ पर डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने बहुत ही सार्वगर्भित बात की है। आप उन्हें क्या बोला है, ये भी बहुत अच्छे वक्ता हमारे डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी हैं।
संतोष सहगोला जी हैं। ये बड़े व्यक्तित्व हैं, सागर की पहचान है और धीरे धीरे इनने अपना स्थान समाज में स्थापित कर लिया है। तो आइए हम ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और आप इससे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं अनुरोध करता हूँ सभी अतिथिगण हैं जो आकर जो हमारे वक्ता को सुनेंगे, और मुझे लगता है विधायक जी को भी विदा करने के लिए कुछ लोग हैं, वो भी जैसे ही आए तो आपके मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। और ऐसे व्यक्तित्व जो मेरे बहुत प्रिय भैया भी हैं और व्यक्तिगत हमारा व्यवहार है, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सम्मानीय डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी। वो आए और आकर अपने विचार हम सभी के मध्य में रखें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ सम्मानीय श्री आशीष द्विवेदी का स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत आप सबका अभिनंदन। दीपक जी ने, विधायक जी ने, आदरणीय पाठक जी ने भूमिका इतनी बड़ी बना दी है कि अब यहाँ खड़ा होना और यहाँ बोलना और चुनौतीपूर्ण हो गया है। मैं आयु में, पद में, कद में आप सबसे बड़ा बहुत अकंचन हूँ। प्रयास करता हूं कि मेरे भीतर जो उद्गार है, आत्मा के शब्द हैं, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं, चाहे वो लिखकर चाहे बोलकर। क्योंकि आयु की अवस्था कुछ ऐसी है कि पूरी तरह भगत सिंह और चंद्रशेखर जी को छोड़ा नहीं है और गांधी जी को पूरी तरह से पकड़ा नहीं है। बीच की आयु में अभी हूं मैं, बहुत मजेदार की आयु होती है जब आपको लगता है एक तरफ भगत सिंह खड़े हैं और एक तरफ महात्मा गांधी खड़े हैं, एक तरफ लोकमान्य तिलक है। अलग अलग तरह की वैचारिक धाराएं हम सबके मन मस्तिष्क में चलती है। हम सबको उसके बीच अपना वक्तव्य देना, उन गांधी के बारे में बोलना, क्या मैं उन गांधी जी के बोलने का अधिकारी भी हूं? एक प्रश्न यह भी मन में आता है। जब मेरे सामने ऋषभ जी का फोन आया तो अचानक से तो मैंने कहा रविवार है आ जाऊंगा। फिर मैंने मंथन जब किया तो मुझे लगा कि क्या वाकई महात्मा गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व के बारे में बोलने का योग्यता या बोलने का सौभाग्य या बोलने के लायक में हूं। कई मंचों पर आशीष जी भी रहे हैं और श्यामल के कई मंचों पर, पाठक मंच पर गांधी जी को लेकर हम सबके बीच बड़े मतमतांतर भी होते रहते हैं, कई तरह की बातें आती हैं। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहूं, आप चाहे साम्यवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे फांसीवादी हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए समाजवादी हो, किंतु और आप कितने ही उनसे असहमत हो, कितने ही उनसे आप नाराज हो, कितने ही उनके निर्णयों से, उनकी नीतियों से, इस सब के बावजूद गांधी जी ऐसा व्यक्तित्व है जिनको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षित नहीं कर सकते। गांधी जी हमेशा आपके साथ रहे, आप उनको दूर नहीं कर सकते कि आप उनको कहें कि नहीं गांधी जी के बारे में बात नहीं होगी। आपको बात करनी पड़ेगी, भारत में तो कम से कम करनी पड़ेगी। और इस वक्त खास तौर पर भाषा एकता की बात आई है, जब हम किसी की पुण्यतिथि मनाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? उनकी आज के संदर्भ में प्रासंगिकता, रेलेवेंट कितने हैं। तो गांधी जी के भी रेलेवेंट तो हो नहीं सकते, आप प्रासंगिक कभी हो नहीं सकते। वो क्यों नहीं हो सकते आप प्रासंगिक? इस समय जो दुनिया के हालात, इजराइल, लेबनान, फलस्तीन, हमास, सब कुछ चल रहा है देश में, दुनिया में, रूस और यूक्रेन भी चल रहा है। उन सब के बीच में रास्ता कौन दिखाता है? कितने युद्धों से कितनों को आनंद और शांति मिली है अभी तक? तो उत्तर मिलेगा शून्य। सब महाभारत का जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद जिस समय
बड़ा युद्ध था। तो एक तरफ विलाप कर रही थी द्रौपदी, उनके सारे पुत्रों की हत्या हो जाती, और एक तरफ विलाप कर रही थी गांधारी, उनके भी 100 पुत्रों की हत्या हो जाती। दोनों तरफ विलाप। तब उस समय बलवरीक, जिनको खाटू श्याम कहते हैं, बलवरीक प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, बताओ मानव इस युद्ध में कौन जीता? तो श्री कृष्ण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो केवल भोले से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस युद्ध में किसी की वजह हुई नहीं, सबने खोया, पाया किसी ने नहीं, सबने खोया। तब हम युद्ध की विभीषिका में विश्व को देखते हैं, तब लगता है कि गांधी से ज्यादा प्रासंगिक कोई व्यक्तित्व तो नहीं ना हो सकता। जो करुणा भगवान बुद्ध में आप देखते हैं। एक बड़े अमेरिकी विचारक हुए हैं लुई फिशर, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, भारत ने हमेशा इस संसार को सर्वोत्तम दिया। 2 नाम उन्होंने लिए केवल, एक गौतम बुद्ध और दूसरा महात्मा गांधी, केवल 2 नाम लिए। वो क्यों लिए होंगे 2 नाम? इतने सारे नाम हैं इस दौरान, भारत ने एक से एक महापुरुषों को नाम किया, लेकिन उन्होंने केवल 2 नाम क्यों लिए? उसकी वजह, बड़ी वजह आप देखते हैं, महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे शख्स जिन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा शब्द लिखे। महात्मा गांधी ऐसे शब्द जिन्होंने 79,000 किलोमीटर की पद यात्राएं की, 79,000 किलोमीटर चले, प्रतिदिन 18 किलोमीटर। महात्मा गांधी ऐसे शख्स जो 144 दिन भूखे रहे, जिन्होंने 13 बार अनशन किया। महात्मा गांधी के जब हम पूरा रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो खलबली मच जाती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने तरह के कार्य करके चला जाता है। 35,000 पत्र लिखे, 35,000 पत्र, लेटर्स ऑफ मैन कहा जाता है, कितना लेखन कर लिया। तो मैं बहुत गांधी जी को अपने जीवन में नहीं पाता हूं, मैं यहां बोलूंगा सत्य बोलूंगा, गांधी जी के ऊपर बोल रहा हूं, सत्य बोलूंगा। क्यों नहीं पाता हूं? क्योंकि हम भी कई बार अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उतना धैर्य नहीं है हम सब जितना धैर्य गांधी जी के पास है। इसलिए मैंने केवल एक काम किया था आज, आशीष जी, मैंने एक काम किया कि गांधी जी को अपनाने का एक काम तो मैं कर सकता हूं, कम से कम 2 बजे सरस्वती वाचनालय पहुंच जाऊंगा। तो मैं बिल्कुल नियत समय पर 2 बजे सरस्वती वाचनालय आ गया। मैंने कहा एक काम करूंगा तो बोलने में अंदर से आत्मा कचौटी गिरी के एक काम तो हमने किया। बहुत सी बातों में भगत सिंह अंदर से आ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आ जाते हैं। तो ये सारी बातें सबसे पहले दृष्टता हो गई। मैं दादा के ऊपर बोलना जरूरी था, जिनके ऊपर एक आयोजन हो रहा है, महादेव प्रसाद जी, श्रद्धेय महादेव प्रसाद पाठक जी के बारे में। अब मैं चूंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, तो थोड़ा सा जिनके विषय में बोलना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने केसरी में कुछ मेरे विद्यार्थी हैं, कुछ परिचित, उनको मैंने फोन लगाया, मैंने कहा पता कर लूं आदर्श भाई कि किस व्यक्तित्व के ऊपर, मैं नहीं बहुत जानता हूं। तो फिर उन्होंने बताया कैसे शख्स थे महादेव प्रसाद पाठक जी, वो विधायक जी चले गए, उनको भी सुनना चाहिए। एक राजनेता कैसा होता है, उसका क्या प्रतिमान होते हैं, क्या मूल्य होते हैं, क्या निष्ठाएं होती हैं, उन सबका एक जागृत स्वरूप। और एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी को परखना हो, हम लोग संचार पढ़ाते हैं, साहिबा मैडम आप भी पढ़ाती हैं, उसमें हम लोग कहते हैं किसी को परखने का एक तरीका है कि केवल उसकी आंखों में झांक लीजिए, उसके व्यक्तित्व का बहुत कुछ आप उसकी आंखों में झांक कर पढ़ लेते हैं। वरना पढ़ भी लेता हूं, बहुत कुछ पढ़ लेता हूं केवल आंखों में झांक कर। तो जब मैं दादा की आंखों को देख रहा था, यहाँ गौर से साक्षात नहीं देखा, मुझे वो सौभाग्य मिला, तो आंखों में आप देखिए, आंखों में आपको प्रदीप जी वो करुणा, वो दया, वो सब कुछ आपको झलक जाए, वो सहृदयता, वो सौम्यता एक व्यक्तित्व में जो होनी चाहिए। ऐसे करुणामय लोग इस पृथ्वी पर बिरले ही जाते हैं। और कितने कहते हैं, कितने ईमानदार थे वो भी आपको बताता हूं। यदि सरकार से 1 लाख रुपया आया, इस पुलिया का निर्माण होना है, इस सड़क का निर्माण होना है, और वो काम यदि 80,000 और 75,000 का हो गया, तो 25,000 रुपए वापस लौटा दिया। मैं हो गया, मेरे गांव में खड़े हो गए बोलते हुए, क्या व्यक्ति
या एक पुलिया की जगह 2 पुलिया बनवा दें उसी पैसे। ये नैतिकता, केवलारी के सरपंच रहे और निर्विरोध रहे और श्रेष्ठ पंचायत का दर्जा वाला, जहां तक मैं समझ पाया जी। तो ये सारी चीजें मेरे बहुत सारे विद्यार्थी कुछ हैं, उन सब में सहिष्णुता रहा और वो सब चीजें मुझे पता चली तो मेरा मैं उनके प्रति और श्रद्धा से भर गया। फिर मैंने देखा महादेव देसाई जी गांधी जी के सचिव थे, उनका नाम महादेव देसाई जी था और इनका नाम महादेव पाठक जी था, तो एक बड़ा सामने भी लगा। तो इस तरह से जब किसी व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर वहां आपको खड़ा होकर बोलना है, तो क्या वो नैतिकता, क्या वो सुचिता, क्या वो ईमानदारी, क्या वो कर्तव्य निष्ठा, क्या वो आपके भीतर अंदर में है क्या वो, तब आप बोलने के अधिकार है। रोम के महान वक्ता है डेमोस्थेनेस, उनसे जब पूछा गया एक बार कि अद्भुत वक्तव्य कला के लिए क्या गुण होने चाहिए, तो प्रभात जी उन्होंने कहा कर्म और सिर्फ कर्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी वाणी कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है, उन्होंने कहा कर्म और सिर्फ कर्म। क्यों जब कर्म करते हैं तो आपको बोलने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जब आप बोलते हैं तो उनका कर्म ही सब कुछ, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका पहरावा, उनका समय का पाबंद होना, उनके सारे के सारे जो गुण हैं वो उनके व्यवहार में समाये हुए हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी को कभी भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि इनमें कोई मन में, वाणी में, कर्म में कोई मत अंतर, वो एका है, एका। इसलिए वो महान वक्ता बन जाते हैं, बहुत साधारण सी भाषा में बोलते हैं। कोई उनकी भाषाओं को आप सुनेंगे कभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बड़ी संवाद की शैली जैसी होती है, बातचीत की शैली, उस शैली जैसे रेडियो की शैली होती है आपके संवाद की, उसी शैली में बात करते हैं। और उस शैली में बात करने के बावजूद उनके एक भाषा से पूरा देश उसमें संचार के माध्यम भी नहीं जोड़ते। उनके एक भाषा से क्रांति जबलपुर जी पूरे भारत, पूरे ब्रिटेन में हलचलें मच जाती थी एक वक्तव्य, एक अपील उनकी। तो ये गांधी जी के भाषण कला का, संवाद कला का एक अद्भुत नमूना था। वो जो बोलते थे उनके व्यक्तित्व में समाहित था, पूरा समाहित था। एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें उन्होंने गांधी जी को दर्शाने का प्रयास किया नए बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, कैसे गांधी जी को और प्रासंगिक बनाया जाए। उसके थोड़े ही पहले आई थी रंगदे बसंती, वो भगत सिंह और उनके ऊपर देश की क्रांति की बात करते हैं। तो दो अलग अलग फिल्म जनसंचार का बड़ा माध्यम मानते हैं। उस फिल्म के माध्यम से कैसे संदेश भेजे गए हम सबके बीच में। और गांधी जी आपने देखा हो इन सब में, वो फिल्म में क्या बताया गया है कि एक सेकेंड इनिंग होम बताई गई है, उसमें एक कब्जा कर लेता है और फिर वो गांधी जी के रास्ते पर चलकर अंततः वह वहां से बेदखल हो जाता है, वो नानी बना हुआ है। तो कितने सरल तरीके से उस पेशेंस को, धैर्य गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा है। और किसी महान व्यक्ति को समझने का सबसे बड़ा काम एक और है, उसके शिष्य कितने बड़े हो गए। तो गांधी जी को नोबेल नहीं मिला, लेकिन गांधी जी के 5 शिष्यों को नोबेल मिला, 5 शिष्यों को नोबेल मिला। नेल्सन मंडेला को नोबेल मिला, दलाई लामा को नोबेल मिला। ये सब गांधी जी के शिष्य। मार्टिन लूथर किंग, कितने बड़े नाम हैं। आप ताज्जुब करेंगे, गौतम बुद्ध के बाद महात्मा गांधी ही हैं। 100 से अधिक देशों में जिनकी प्रतिमाएं हैं। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, वो नंगा फकीर कहता था, उस ब्रिटिश स्क्वायर के बाजू में, चर्चिल के बाजू में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। यह है भारत का अभिमान, यह है भारत का स्वाभिमान, ये भारत आपको स्वीकारना पड़ेगा। जैसे जैसे परिपक्व होते हैं, अभी हम उस उम्र में, पहले हमारे अंदर ओज होता है, तेज होता है ना, धीरे धीरे आदर्श की उम्र अलग है। हम लोग धीरे धीरे अभी ना युवा हैं, पूरे ना प्रौढ़ हो पाए हैं, बीच में अटके हुए लोग। तो हम सब के लिए इस मझधार में जैसे जैसे इस तरफ उम्र खींचेगी, गांधी जी की तरफ स्वतः हमारा रुझान हो जाएगा। जैसे जैसे इस तरफ आते हैं आयु के, तो भगत सिंह 11 लगते हैं,
बम फोड़ो धमाका करो, लेकिन उस बम फोड़ने से क्या आजादियां मिलती? बम फोड़ने से क्रांतियां तो होती, आजादियां नहीं मिलती। तो वो जो काम गांधी जी ने कर दिया, और कितनी बड़ी बात, उन्होंने अपने जीवन में सारे वर्णों को जिया। हमारे और सौम्य सहृदय बहुत मृदुभाषी सौगोरा जी विराजे हुए हैं, इनको सुनने में मुझे भी आनंद आता है। उन्होंने सारे वर्णों को जिया। जब वो पढ़ते लिखते थे, इतना सारा काम किया, तब वो ब्राह्मण बन जाते, ब्राह्मण वर्ग को जीते। जब उस सीना तान कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब वो छत्री गण आ जाता है। जब वो पाई पाई का हिसाब रखते हैं, जब एक हर एक चीज की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, तो वैसे गण भी आ जाता है। जब वो अपने पाखाना को साफ करने का काम करते हैं, तो सूत्र गण भी आ जाता है। तो ऐसा ब्रांड व्यक्ति जिसने सारे वर्णों को जिया, सारे वर्णों को जिया और आनंद के साथ जिया है, कोई शिकायत नहीं की जीवन में किसी तरह की, कोई शिकवा नहीं उसको, सारे वर्णों को जीने वाला ऐसे व्यक्ति। हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना बड़ा कठिन काम होता है, पर्सन से पर्सनालिटी। मोहनदास करमचंद गांधी 24 साल तो विदेश रहे, 24 साल विदेश रहे। विदेश की आभा, विदेश की जो ग्लैमर था, उन पर हावी नहीं हो पाया। जब मातृभूमि ने उनको बुलाया, गोपाल कृष्ण गोखले जी गए हुए थे, कभी आंदोलन को भारत में करना, चलो हमारे। गोखले जी के कहने पर भारत भी आते, उनके राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गोखले जी। तो कितने लोगों का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अपने युवा काल में 4 लोगों से बड़ा प्रभावित थे, राल्फ वाल्डो एमर्सन, डेविड हेनरी थारो, लियो टॉलस्टॉय, और चौथे का नाम मैं भूल रहा हूं। तो 3-4 जो लोग थे, हाँ, जॉन रस्किन। 4 लोगों से बड़े प्रभावित युवा वर्ग। और हेनरी थारोस ने यह सीखा था कि कैसे न्यूनता में जिया जाता है, कम से कम साधनों में कैसे जिया जाता है, और ये उनके जीवन में फिर आगे हुआ। उन्होंने इसको पढ़ा, इसको समझा, उसको जीवन में उकेरा, और उनकी देखी कि उनके जीवन की शैली, एक चरखा है, एक लंगोटी है, एक लाठी है, एक घड़ी है, और अल्प संसाधनों में कैसे जीवन को जिया जाता है, एक निष्कलंक जीवन कैसे जिया जाता है, काजल की कोठी में रह के बेदाग कैसे निकला जाता है। ये सब सीख हमें गांधी जी लेके जाते हैं। गांधी जी का चरखा, गांधी जी की घड़ी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, माँ खाली की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव को। बचपन में आपको बच्चों में सिलेबस को कविता हटा दी गई, गाय बोले कविता। तो गांधी जी को याद करना, 1969 में गांधी जी को नोटों पे ले आए। हमारे यहाँ एक बड़ी बना कि जो किसी का मार्ग पर चल नहीं पाते, उसके नाम पर मार्ग बना देते हैं। तो पूरे भारत में मैंने जब गूगल सर्च किया, तो पता चला कि 719 जिलों में एमजी मार्ग है। 719 जिलों में, और ज्यादा भी हो सकता है गांव कस्बों मिलाकर। तो उन मार्गों पर हम चलते हैं, क्यों? क्योंकि गांधी जी के मार्ग पर ना चलना पड़े, इसलिए उन मार्ग पर चल के हम खुशफहमी पाल लेते हैं कि अब गांधी मार्ग से उठे आ रहे हैं। तो ये बड़ी जटिल सी बात है, बड़ी हास्यास्पद भी है कि हम गांधी जी को कितना अपना पाए हैं, उनके जाने के बाद वो कितना अपना पाएंगे, और कितनी अपनी पीढ़ियों को अब धीरे 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 गांधी जी विलुप्त हो रहे हैं। और दुर्भाग्य का विषय भी है, गांधी जी आहिस्ता 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 किसका है जाना। वैचारिक तौर पर मैंने शुरुआत में कहा, वैचारिक तौर पर आप किसी भी विचार के हो, किसी भी विचार के हो संसार के, लेकिन उस सब के बावजूद आप गांधी जी को अप्रासंगिक कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब पाश्चात्य विद्वानों ने उनको इतनी मान्यता दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने यही कहा था, जब सदी के टाइम मैगजीन ने 20 लोगों में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम रखा, दूसरे नंबर पर महात्मा गांधी का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये हमसे ऊपर है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा था कि नहीं, ये तो सबको पता है, हाड़ मास का टुकड़ा ऐसा हुआ होगा, आने वाली सदियां इस पर शायद भरोसा ही ना करें कि ऐसा कोई। लेकिन हम सब बड़े बड़भागी और सौभाग्यशाली हैं कि हमने गांधी जी की, कल मैं हमारे दादा अंबिका सर से यही बात कर रहा था कि हमने गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इन सबको तो सुना है, भगवान राम को भी सुना है, कृष्ण को भी सुना है, लेकिन ऐसा कोई साबका कि हमारे कुछ सालों पहले वो आए और उनकी हमें वीडियोस भी उपलब्ध है, वो सारी स्मृतियां भी सहेजी गई हैं, वो सब उपलब्ध है, वो शायद
गांधी जी, और गांधी जी के अलावा कोई ऐसा नहीं। एक मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, तो इन्होंने भारत के पुनरुत्थान के लिए बड़ा काम किया है। और दूसरा महात्मा गांधी, लेकिन इनकी जो वैश्विक स्वीकृति है, वैश्विक स्वीकृति लेके गौतम बुद्ध के बाद इस भारत में किसी और की नहीं। इस बात आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे जब चार्ली चैपलिन से मिलने पहुंचे, आपको वो प्रसंग भी याद होगा। तो चार्ली चैपलिन से जब मिलने पहुंचते हैं तो पूरा मॉब इकट्ठा हो जाता है, हुजूम लग जाता है। एक आदमी की आप लोकप्रियता का क्या पराकाष्ठा है। ना कोई बैनर होते थे, ना होर्डिंग होते थे, ना पोस्टर होते थे, ना ट्रकों से भरकर भीड़ लाई जाती थी, ना उनको पैसे दिए जाते थे, ना 6 पूरी का और सब्जी का प्रसाद दिया जाता था, कुछ भी नहीं दिया जाता था। उस सबके बावजूद वो स्वतः स्फूर्त, वो मैग्नेटिक पावर, वो चुंबकत्व, वो गुरुत्व, वो कैसा गुरुत्व था कि लोग सम्मोहन में खींचे चले जाते हैं। उनके सम्मोहन से आप कैसे विलग हो पाएंगे? तो मैं जब गांधी जी को पढ़ रहा था, वो 2 दिन में आपको यकीन मानिए मैंने जितना मेरी क्षमता थी, मैं गांधी, हमारे अंबिका यादव सर आए थे तो हम गांधी जी पर फाइलें रखी होती हमारे पास, उनको पलटने लगे हुए थे, इसमें से क्या कुछ नई बात मिल जाए तो आपके साथ साझा कर दूं। तो वो सब हम पत्रकारिता में लोग भी फाइल बनाते हैं अपनी, गांधी जी पर अलग फाइल बनी हुई है, किसी वक्ता स्वामी जी पर अलग बना के रखते हैं, वो सब संग्रह रखते हैं। तो जब मैं पढ़ता रहा 2 दिन लगा था, तो पढ़कर लगा कि मैं उन पर बोलूंगा तो क्या मैंने उनको कभी अपने जीवन में जी पाया है? जी पाया है तो कितना जी पाया, और जी पाऊंगा तो कितना जी पाऊंगा। हम लोग ने तो इतने कृतज्ञ लोग हैं कि गांधी जी पर इतने तरह के चुटकुले कर दिए, गांधी जी के बारे में कई तरह के मीम चला देते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसे स्लोगन बना दिए जाते हैं। आप एक पल के लिए आप दोषी कहते हो, 3-4 विषय रहते हैं जिसको लेकर लोग निर्णयों को लेकर सहमति जताते हैं। उन्हें बंटवारा करा दिया, पर कहते हैं कि वो सरदार पटेल को बनना था, तो भगत सिंह वाला प्रकरण आ जाता है। कई विषय ऐसे आते हैं जिन पर हमारी असहमतियां हो जाती है। असहमतियां होना बड़ा सामान्य, मनुष्य के साथ असहमतियां, मनुष्य से कोई परिपूर्ण नहीं होता। उसके निर्णय उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, उसकी मानसिक दशाओं के हिसाब से कई बार वैसे निर्णय नहीं हो पाते जैसी हम अपेक्षा करते हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमारे माता पिताओं से भी चूकें हो जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता हम 4 या 5 चूकों को पकड़कर एक व्यक्ति को अनवरत उनके बारे में अनर्गल प्रलाप करते रहे। और उन्होंने जो इतना सुंदर भारत बना के दिया है, वो सब उसमें संक्रमण का दौर था और ये सब शायद होना ही था, नियति थी, होता। गांधी होते तो, गांधी ना होते तो भी शायद होता। जो हुआ है अवश्यम बाकी था, नियति का चक्र भरा किसने डाला है? वरना श्री कृष्ण के होते हुए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? राम के होते हुए रावण का युद्ध क्यों हुआ? इतने लोग क्यों मारे? तो नियति का चक्र चलता रहता है, उसको कोई रोक पाए ये संभव नहीं होता है। तो हमें महावीर स्वामी की अहिंसा का गुण कैसे लिया, करुणा का गुण कैसे लिया, ये सब गुण हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिए। उन सब गुणों को राम से क्या लेना है, कृष्ण से क्या लेना है, पैगंबर से क्या लेना है, ईसा मसीह से क्या लेना है, महावीर और बुद्ध से क्या लेना है, हर किसी से वो पढ़ा और हर किसी का एक एक जो सबसे मूल सत्य था वो उन्होंने अपने जीवन में कहां अड़िगता लेना है, कहां करुणा लेना है, कहां अहिंसा लेना है, कहां सद्भाव लेना है, वो सब ले। तभी कहा जाता है कि गांधी को पढ़ना मतलब रूसो को, टॉलस्टॉय को, नीत्शे को, जितने महान दार्शनिक विचारक हुए हैं उन सब से भी विराट स्वरूप यदि किसी का दिखता है तो गांधी ने सबको पढ़ा। उन सबके गुण गांधी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको समाहित मिलेंगे। इसलिए गांधीवादी होना कठिन है, गांधी पर बोलना कठिन है, और गांधी के पथ पर चलना तो अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत दुर्गम। जो आप गांधीवादी कहते हैं, गांधीवादी कहना, चरखा पहनना, खादी पहनना, ये अलग किस्म की बात है। खादी पहनने से आप गांधी के पद पर थोड़ी चले जाते हैं। मैं आज ये दूसरे किस्म का शर्ट पहने, कोई खादी पहने, तो ये आडंबर गांधी जी के नहीं, उनका बिल्कुल दूसरा मामला था कि आपका कथ्य कर्म एक कर लीजिए, तो आपने कहा है उसको जीवन बता लीजिए।
एक बार कस्तूरबा गांधी को डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपको 2 चीजें छोड़ना है, नमक और दाल। नमक और दाल छोड़नी। अब दोनों को बड़ी प्रिय थी, नमक कैसे छोड़े 1 साल के लिए। तो फिर गांधी जी उन्होंने कहा ये 2 चीजें कैसे छोड़ पाएंगे? कस्तूरबा जी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं छोड़ती, मैं छोड़ देता हूं। उन्होंने सब प्रण ले लिया, 1 साल तक मैं नमक खाऊंगा। उन्होंने कहा कस्तूरबा तक पका गए, इन्हें तो व्रत ले लिया। व्रत लेना मतलब वो अखंड व्रत टाइप का है, उसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। 1 साल व्रत लिए रहे। कस्तूरबा जी को पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। उनके जीवन के ढेर सारे अनूठे अनमोल किस्से हैं, बहुत सारे किस्से आपने अवश्य अपने जीवन में सुने होंगे। बस बात यह है यदि हम गांधी जी को छठा भर अंश भर अपने जीवन में बांट पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पत्रकार भी थे, देखिए एक व्यक्ति कितने किरदार निभाता, यंग इंडिया निकाला, हरिजन निकाला, नवजीवन निकाला, अखबार भी निकालते रहे, इस दौरान चिट्ठियां भी लिखते रहे, आंदोलन भी करते रहे। मतलब एक आदमी में आप देखिए मिजाज साहब, हम एक ही जीवन का एक व्यक्तित्व का एक पक्ष करते हैं, या हम पत्रकारिता करते हैं, गजल लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा, कोई प्रशासन का काम कर रहा है, एक कोई शिक्षा का काम कर रहा है, लेकिन एक आदमी इतने सारे रंगों को कैसे जी लेता है? उनसे मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां उनको कैसे रोका जा सकता है, वो भी सिखाते हैं गांधी जी। जब राजकोट जाने लगे थे वो, तब पहली बार उनसे कहा गया आदरणीय सलाहकारी जी बैठे उस दौर के, उनको प्रणाम करता हूं, उनसे कहा गया कि आपको विदाई भाषण देना है। विदाई भाषण देने के लिए वो राजकोट के अपने विद्यालय में खड़े हुए, उनके पैर ऐसे ऐसे कब रहे और वही व्यक्ति फिर संसार का एक बड़ा महान वक्ता बनने खड़ा हो जाता है। अपने डर पर कैसे काबू पाना। 7-8 लोग यदि हम स्याह नेचर के, तो सब लिखा है 7-8 लोग यदि मंडली में होते हैं तो मैं बोल नहीं पाता, बोलने में बड़े हिचकते थे, लेकिन फिर वो अपनी बात से उस ब्रिटिश हुकूमत को हिला डालते हैं। संवाद की क्या जादूगरी थी। विंस्टन चर्चिल के सामने अपनी पोशाक में चले जाते हैं, वो सब नाराज होते हैं किस पोशाक में आ गए, लेकिन पोशाक भी नहीं बदली, अपने स्वाभिमान के साथ वहां खड़े हो जाते हैं। क्या हिटलर को पत्र लिख दिया? हिटलर जैसा ताना था जिसको उसका पूरा संसार थर्रा रहा था, उसको पत्र लिख दिया कि तुम दानव हो और तुमसे हम कोई मदद नहीं लेंगे भारत की आजादी के लिए, याद रखना, और तुम तत्काल युद्ध को छोड़ दो। ये सब उसको हिदायत दी। तो उसकी निर्भीकता, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई ब्लड प्रूफ जैकेट, ना की छाती लिए घूम रहा तो आदमी दुबला पतला सा एक, तो बहुत कल्पना करके हमारे रोम आज भी खड़े हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति इस भारत में कभी जन्मा, और हम सबका बड़ा सौभाग्य है उस धरती में हम सब भी कहीं ना कहीं लोट कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी आए थे और उनके आदर्शों को दादा ने अपने जीवन में अपनाया। इसलिए उनकी चर्चा हो रही है कि नैतिकता को, उनकी सुचिता को, उनकी ईमानदारी को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, ऐसे महान, आजकल तो महान शब्द कहीं भी लगा दिया जाता है, महान शब्द की भी उपमाएं खत्म हो गई। किसी के लिए महान शब्द कहाँ लगना है, किसके आगे महात्मा सुशोभित होना है, किसको राष्ट्रपिता कहना है, उन सब पदों की, उन शब्दों की भी अपनी एक गरिमा है। दादा को प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे सत्यनिष्ठ गांधी जी, गांधीवादियों के सामने अपनी धृष्टता कर रहा हूं बोलने की, मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे अंदर जो 2-4 दिन के अध्ययन में और अपने जीवन के अभी तक के अनुभव से मैंने जो जाना समझा है, आप तक पहुंचाने का एक बहुत विनम्र प्रयास किया है। और समय की जो परिधि बहुत मान चुके हैं हम लोग, समय बापू की घड़ी हमेशा लटकी रहती थी, चौकन्ने रहते थे घड़ी को लेकर। मैं अपना 20-25 मिनट का उद्बोधन दे चुका हूँ, तो सुनने की क्षमताएं इससे अधिक होती नहीं है। मैं पुनः इस मंच से बहुत आदर के साथ दादा सलाहकारी जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे बहुत आदरणीय सोहगोरा जी को, और हमारे बहुत युवा आदर्श जी, उनको अभी बहुत दूर जाना है, इनके लिए बहुत तालियों से आप स्वागत कीजिए। युवा सागर की साथी बनने वाले हैं हमारे प्रदीप पांडे जी, जो अपनी बात को बहुत बेरोज अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए, और तमाम तरह की व्याधियों के बावजूद जो अपनी सृजन की श्रृंखला पर थामे हुए, ऐसे हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत आदरणीय तिवारी जी,
राजकुमार तिवारी जी हमारे आदरणीय, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और सब भारतवासी जो आज दर्शन के माध्यम से, एक कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, वो तभी से पत्थर उछाले जा रहे हैं। ऐसे हमारे ऋषभ भारद्वाज जी और इस सभागार में राज पाठक जी, अशोक बजाज जी, दादा तिवारी जी, उन सबको, और साहिबा नासिर जी और नासिर साहब, इन सबको नहीं हमारे परम मित्र काशी जी, जिनके दादाजी ने गांधी जी को अपने जीवन में साक्षात जिया है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को अलविदा जी प्रणाम देता हूँ। और बहुत ऊर्जावान तरीके से, बहुत अनूठे अंदाज में इस पूरे आयोजन को उष्मा दे रहे हम सबके प्रिय अनुज, और बहुत विनम्र और सरल दीपक भाई को भी धन्यवाद देता हूँ।